Oh, you could have been a good girl, but instead you chose the real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. जापान के एक हाई स्कूल में 3 बदमाश एक दूसरे छात्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस लड़के का नाम बाकी है और उसके शरीर पर कई जगह जख्म हैं। तीनों बदमाश बाकी को धमकाते रहे लेकिन उसे कोई चिंता नहीं हुई। इसके उलट बाकी की जानलेवा निगाहों को देखकर वे घबरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे भड़काना बंद कर दिया। बूढ़ा आदमी तोकुगावा वह है जो शहर के भूमिगत क्षेत्र में लड़ाई आयोजित करने में माहिर है। वह यहाँ बाकी को यह बताने आया था कि दुनिया एक ही समय में बड़े बदलावों से गुजर रही है। कुख्यात कैदी यहाँ आने वाले हैं और निश्चित रूप से उनका उद्देश्य मजबूत लड़ाई क्षमताओं वाले लोगों का शिकार करना है। बाकी एक बार टोकुगावा के भूमिगत टूर्नामेंट में चैंपियन था, इसलिए वह उन अपराधियों का पहला लक्ष्य बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्डाफोस जेल में डोरियन एक मौत की सजा वाला कैदी है जिसे उसके अपराधों के लिए फांसी दी जाने वाली है। वह अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है। फांसी दिए जाने से पहले वह आक्रामक रूप से कहता है कि वह चाहता है कि वह हार जाए, भले ही सिर्फ एक बार। अधिकारी उसे बहुत ही तनावपूर्ण और भयभीत भाव से देखते हैं। फांसी पर लटकाए जाने के 10 मिनट बाद डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पास आता है कि वह मर चुका है, लेकिन उस रात लगभग असंभव हुआ। डोरियन जाग गया और अपने मांसल शरीर से जंजीरों को तोड़ दिया। एक एक करके सभी पहरेदार मारे गए। जाने से पहले डोरियन यह जानकारी छोड़ जाता है कि वह कहाँ जा रहा है। यह टोक्यो, इंग्लैंड के कैरियो जेल में है। डॉयल नामक एक कैदी इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठा है और मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। एक अधिकारी कुर्सी की बिजली चालू करने के लिए स्विच चालू करता है। हालांकि एक बार फिर कैदी को बांधने वाली जंजीरें टूट गई हैं। कमरा वह जगह बन जाता है जहां सैनिकों और गार्डों का नरसंहार किया जाता है। जब डॉयल अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो सभी सैनिक उसके द्वारा बड़े तरीके से मारे जाते हैं। वह टोक्यो जाने के लिए अपना निजी जेट भी तैयार करता है। रूस में एक जेल को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पुराने परमाणु मिसाइल बंकर से पुनर्निर्मित किया गया था। 100 मीटर से अधिक ऊंची इन फिसलन भरी दीवारों के कारण कोई भी जेल से भाग नहीं सका है। सिकोरस्की एकमात्र अपराधी है जो अपने नंगे हाथों से इस दीवार पर चढ़ सकता है। टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले सिकोरस्की ने रूस के सबसे शक्तिशाली योद्धा को नष्ट कर दिया था। उसकी लड़ने की क्षमता रूसी सेना की कल्पना से परे है। इस बीच स्पेक समुद्र से 200 मीटर नीचे एक जेल से भाग गया है। वह 10 मिनट से ज्यादा समय तक अपनी सांस रोक सकता है, जिसकी उम्मीद गार्ड नहीं कर सकते। यानागी नामक एक अन्य कैदी ने भागने के लिए बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। उसकी भयानक ताकत के आधे गार्ड भी मौत से बच नहीं सके। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक अपराधी एक ही समय में टोक्यो की ओर बढ़ते हैं। जापान आने का उनका उद्देश्य एक योग्य प्रतिद्वंदी को खोजने के अलावा और कुछ नहीं है। मुक्का मारने और लात मारने के लिए मशहूर एक मार्शल कलाकार को अचानक डॉयल द्वारा रोक दिया जाता है, जो उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। डॉयल ने तुरंत एक क्रूर प्रहार किया जिससे रॉबिन्सन की गर्दन फट गई। पिछली बार के 3 स्कूली बदमाश कुछ गुंडों की तलाश कर रहे हैं ताकि वे बैटी को सबक सिखा सकें। वे कुछ हथियार नियंत्रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं जो बदमाशों को आश्चर्यचकित करते हैं। बेशक बकी इन गुंडों का सामना करने में संकोच नहीं करता है। बैंगनी रंग का आदमी अपनी पैंट से चाकू निकालता है और बकी पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन वह अचानक डर के मारे रुक जाता है। गुलाबी रंग का फब यह देख लेता है और दूर से ही लोहे की गेंद से बाकी पर हमला कर देता है। अपने हथियार के साथ तब तक नाचता रहता है जब तक कि वह घायल नहीं हो जाता। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना चाकू निकाला और चाकू चलाने में अपनी कुशलता का परिचय दिया, लेकिन उसका चाकू तुरंत ही बाकी ने चुरा लिया। बदमाश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और बाकी को मारने के लिए बंदूक निकाल ली, लेकिन बाकी ने केवल अपने पीछे खड़े आदमी को देखा। इस समय पुलिस मुख्यालय में खतरनाक विदेशी अपराधियों के बारे में बैठक चल रही है जो अभी अभी टोक्यो पहुंचे हैं। उनमें से एक ने शहर में घुसकर पुलिस की गाड़ी को अपने नंगे हाथों से कुचल दिया था। आसपास के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा पागलपन कर सकता है। वह आदमी स्पेक है जो बंदूकधारी बदमाश के पीछे खड़ा है। स्पेक अपनी बंदूक उठार लेता है और खुद को गाल पर गोली मार लेता है, जिससे बदमाश डर जाता है और अपनी पैंट में पेशाब कर देता है। स्पेक का उद्देश्य यहाँ बाकी को ढूंढना है जो भूमिगत टूर्नामेंट में चैंपियन है। बाकी उससे हाथ मिलाता है, तभी उसका हाथ जमीन पर गिर जाता है जिससे बाकी घबरा जाता है। जबकि बाकी को पता नहीं होता कि क्या हुआ, वह उसे छाती पर मुक्का मारता है। उसके आसपास के लोग स्पेक की क्रूरता को देखते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आती है तब भी वह शांति से बकी के पास जाता है और कहता है कि यह जापान की जेल में ले जाने से पहले उसका अभिवादन मात्र है। एजीरो, जिसे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्राणी के रूप में जाना जाता है, यह सुनकर उत्साहित है कि जापान में मजबूत प्रतिद्वंद्वी आ गए हैं। अपराधी यानागी शिबुकावा से मिलने जाता है, जिसे पहले यानागी ने हराया था।
इस बार शिबुकावा के लिए भी ऐसा ही अंत होता दिख रहा है। अगर यानागी ने अंतिम हमले में खुद को नहीं रोका तो वह लगभग मर जाएगा। जेल में स्पेक घर की तरह ही खुलेआम घूमता है। वह शौचालय में पुलिस स्टेशन के प्रमुख के बगल में खड़ा रहता है, जिससे वह डर जाता है। इतना ही नहीं, वह अधिकारी को पकौड़े भी देता है जो उसने अभी अभी बाहर से खरीदे हैं। अधिकारी उसकी जांघ पर लात मारता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। स्पेक मुस्कुराता है और अधिकारी से इन पकौड़ों को खाकर उसकी दया स्वीकार करने के लिए कहता है। गार्ड भी स्पेक की ताकत को रोकने में असमर्थ है। शिनचन कैडोजो में कत्सुमी का रित्सु के साथ द्वंद्व युद्ध चल रहा है। दोनों ही मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं, जिन्हें भूमिगत टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपराधी डोरियन इस जगह पर आता है और बिना किसी हिचकिचाहट के कात्सुमी को चुनौती देने के लिए मैच में हस्तक्षेप करता है। डोरियन अपने आसपास की हर चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उसने कत्सुमी का ध्यान आकर्षित करने और उस पर अचानक हमला करने के लिए उस पर एक जोड़ी जूते फेंके। लकड़ी के फर्शबोर्ड भी डोरियन के हथियार बन सकते हैं, जिससे कत्सुमी को कोई संदेह नहीं होता और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि उसके घिनौने हमले रित्सु की नजरों से बच नहीं पाए। जब स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो डोरियन शराब का एक घूंट लेता है और रित्सु पर आग फूंकने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करता है। यह स्थिति डोजो में सभी को अराजकता में डाल देती है, जबकि डोरियन जल्दी से निकल जाता है। आज स्कूल में शारीरिक परीक्षण है। बाकी इतना मजबूत है कि यह छात्रों को चौंका देता है। उसने बार को तब तक खींचा जब तक वह टूट नहीं गया। इतना ही नहीं, वह 100 मीटर दौड़ में आसानी से विश्व रिकॉर्ड तोड़ देता है। हिडारी जापान में एक प्रसिद्ध पहलवान है। वह ताकुगावा और राष्ट्रीय जूडो टूर्नामेंट चैंपियन के साथ डिनर कर रहा है। टीटोका को भी अपराधियों का सामना करने के लिए आगामी भूमिगत टूर्नामेंट में आमंत्रित किया जाता है। अचानक सिकोरस्की प्रकट होता है और चुनौती के तौर पर टीटोका के सिर पर बर्तन रख देता है। टीटोका के प्रतिक्रिया करने से पहले उसके हाथों में 2 चाकुओं से ताला लगा दिया गया। सिकोरस्की ने टीटोका के चेहरे पर 2 बार मुक्का मारा, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह फर्श पर गिर गया। जब एम्बुलेंस आती है तो टीटोका की जान खतरे में होती है। बेगारी अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका अंत टीटोका जैसा होता है। सिकोरस्की द्वारा चेहरे पर लात मारे जाने के बाद उसका चेहरा भी बिगड़ जाता है। सौभाग्य से एम्बुलेंस अभी तक नहीं गई है, इसलिए उसे भी समय पर अस्पताल ले जाया जाता है। टीटोका के साथ स्पेक ने लोहे की सलाखों को नष्ट करके जेल छोड़ दी और यह संदेश दिया कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर आया है और वादा किया है कि वह जल्द ही वापस आएगा। उस रात तोकुगावा और 5 खतरनाक अपराधी बिना किसी पूर्व नियुक्ति के एक अखाड़े में मिले। वे पांचों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वे इस भूमिगत टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार हैं। बाकी और दूसरे योद्धा भी आए। वे पिछली बार तोकुगावा के भूमिगत टूर्नामेंट में 5 सबसे मजबूत लड़ाके थे। ओराची दापो, जिन्हें युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है, शिनशिन कैडोजो के संस्थापक और कात्सुमी के पिता भी हैं। हनायामा एक मांसल शरीर वाला युवक है जो जापान के एक कुख्यात गैंगस्टर का बॉस है। इन दोनों ने ताकुगावा के भूमिगत टूर्नामेंट में अपने अधिकांश विरोधियों को हराया है। बेशक उस वर्ष चैंपियनशिप जीतने वाला व्यक्ति बाकी था। ये योद्धा वे होंगे जो कैदियों को हार का अनुभव कराने में मदद कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद 2 विरोधी समूहों में विभाजित 10 लोगों के लिए विशेष रूप से एक भूमिगत टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इस बिंदु से शुरू होकर वे कहीं भी कभी भी किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकते हैं, जब तक कि आखिरी व्यक्ति चैंपियन न बन जाए। जब ओरोची चला गया तो उसने अपना प्रतिद्वंद्वी डोरियन चुना। हालांकि रित्सु भी डोरियन से लड़ाई शुरू करना चाहता है ताकि वह अपने डोजो को बाधित करने के लिए उससे बदला ले सके, लेकिन ऐसा लगता है कि ओरोची डोरियन को रित्सु को नहीं देना चाहता। डोरियन शराब का एक घूंट लेता है और ओरोची को जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह दिग्गज कराटे मास्टर पर काम नहीं करता है। अगारी की हार के बाद वह अपने साथियों को लेकर सिकोरस्की से बदला लेने आता है। अगारी के 2 साथियों द्वारा सिकोरस्की को सफलतापूर्वक वश में कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिकोरस्की जानबूझकर हार रहा है ताकि मजा और भी दिलचस्प हो जाए। मोराज का हाथ अब डोरियन द्वारा नियंत्रित एक तार द्वारा काटा गया था। समय की शुरुआत से ही मनुष्य हमेशा तेज, मजबूत और हल्के हथियारों की तलाश और निर्माण करते रहे हैं। तार ही है जो बिना किसी की नजर में आए उन सभी लाभों को इकट्ठा करता है। अपने बेहद पतले आकार के कारण तार प्रतिद्वंद्वी को नजरअंदाज कर देगा और मकड़ी के जाल की तरह जाल में फंस जाएगा। एक हाथ खोने के बावजूद ओरोची अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह अभी भी डोरियन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और जब प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर जाता है तो वह भाग जाता है। इस बिंदु पर सिकोरस्की अपने क्रूर हमले का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। हिडारी के 2 अधीनस्थों को बहुत गंभीर चोटों के साथ जल्दी से नीचे गिरा दिया जाता है। हिडारी घुटनों के बल बैठ जाता है और सिकोरस्की से अपनी जान की भीख मांगता है,
लेकिन सिपोरस्की संतुष्ट नहीं होता है। सिपोरस्की इदारी पर वजन फेंकता है और उसे तब तक प्रताड़ित करता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। उसका रास्ता बाकी की प्रेमिका है और दोनों अक्सर एक साथ रोमांटिक डेट करते हैं। डेटिंग के दौरान उन्हें कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। उनमें से एक ने बाकी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे धमकाया, जबकि अन्य 3 बाकी को धमकाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी उसका हाथ पकड़ता है, उसे कचरे की तरह फेंक देता है और बाकी के साथ जल्दी से निपटता है। शाम को जब बाकी और उसकी प्रेमिका एक पार्क में टहल रहे होते हैं तो स्पेक चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। जब बाकी अपनी प्रेमिका को चूम रहा होता है, स्पेक पीछे से प्रकट होता है और दोनों पर हमला करता है, लेकिन हनायामा उसे रोक देता है। हनायामा एक गिरोह का मालिक है, इसलिए उसके पास एक पारंपरिक कबीले का टैटू है। लेकिन यह अभी भी इस टैटू के बारे में पूरी कहानी नहीं है। अतीत में हनायामा ने अकेले एक बड़े गिरोह को हराया था। उसका शरीर उनके कटों के निशान से ढका हुआ है। यही उसकी टैटू के अधिक पूर्ण होने की शर्त है। वर्तमान में वापस स्पेक यह जानकर बहुत अधिक उत्साहित महसूस करता है कि उसके सामने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। वह हनायामा पर हमला करने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन हनायामा विरोध नहीं करता है और स्पेक के हमले को झेलते हुए स्थिर खड़ा रहता है। हालांकि हनायामा की निगाह स्थिर रहती है, भले ही वह खून से लथपथ हो। अतीत में स्पेक ने अपने नंगे हाथों से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नष्ट कर दिया था। स्पेक की मुट्ठी की विनाशकारी ताकत कल्पना से परे किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। आमतौर पर जब हम अपने शरीर की पूरी ताकत का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे मुक्के मारने वाले मार्शल कलाकारों को मुक्कों को मजबूत बनाने के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ती है। स्पेक के पास पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस रोकने की क्षमता है, इसलिए वह लगातार शक्तिशाली मुक्के मारता है, जिसका केवल हनायामा ही बचाव कर सकता था। यह है कि अपराधियों को दबाने के लिए सबसे आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के एक समूह स्पेक की पूरी ताकत को जापानी पुलिस ने यहाँ भेजा था, लेकिन नतीजा नहीं बदला। कमांडो का समूह इस राक्षस की ताकत को रोकने में असमर्थ था। स्पेक ने एक विनाशकारी मशीन की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। हनायामा की तुलना एक टैंक से की जाती है जो इस विनाशकारी मशीन को रोक सकता है। वह स्पेक को वापस मारने के लिए एक मुक्का मारता है। यह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है जिसकी स्पेक तलाश कर रहा है। अचानक स्पेक गोलियां निकालता है, उन्हें हनायामा के मुंह में डालता है और उन्हें विस्फोट कर देता है। विस्फोट के बाद हनायामा का चेहरा बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे हनायामा की लड़ने की इच्छा कम नहीं हुई है। वह अपराधी को सजा देना जारी रखता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हनायामा कार में चढ़ जाता है। स्पेक उसे ऊपर उठा लेता है, जिससे वह पलट जाती है। हनायामा किसी तरह से कार से बाहर निकलता है। उस पर स्पेक द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया जाता है। वह हनायामा के घुटनों को नुकसान पहुंचाने के लिए पुलिस की बंदूक का भी इस्तेमाल करता है। फिर भयानक यातना दृश्य है जो देखने वाले सभी को चौंका देता है। लेकिन राक्षसों की लड़ाई में हमेशा ऐसा ही होता है, जो फिर भी हनायामा को गिरा नहीं सका। दोनों के बीच खूनी लड़ाई जारी है। दोनों जमीन पर जमकर लड़ते हैं। स्पेक एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, जिससे हनायामा अपने आसपास की चीजों को देखने में असमर्थ हो जाता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वह हनायामा की पीठ पर चढ़ जाता है और उसकी गर्दन को जकड़ लेता है। स्पेक की ताकत के कारण कोई भी इस पकड़ से बच नहीं सकता। हालांकि हनायामा के पास अभी भी एक रहस्यमय हथियार है जो उसकी उंगलियां हैं। हनायामा की उंगलियों की शक्ति लोहे को भी कुचल सकती है। स्पेक का हाथ हनायामा की उंगलियों से कुचला जाता है। इस बिंदु पर लड़ाई खत्म हो जाती है।